हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू वीवी स्टडीज़। आज हम इंटरनेशनल बिजनेस का एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसमें कि हम मल्टीनेशनल्स के बारे में पढ़ेंगे। मल्टीनेशनल्स या फिर एमएनसी इन शॉर्ट, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस। जैसे कि आपने सभी ने ये वर्ड सुन के रखा होगा कि एमएनसीज क्या होती हैं। एमएनसीज मतलब कि ऐसी कंपनी जो कि एक जिसमें दो टर्म्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, एक तो पेरेंट होम कंट्री और एक होस्ट कंट्री। मतलब कि ऐसा बिजनेस जिसका एक पेरेंट नेशन है वो अपने कंट्री में ऑलरेडी एस्टैब्लिश हो चुकी है, अब वो अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए किसी होस्ट कंट्री में जा रही है। फॉर एग्जाम्पल जैसे एप्पल कहाँ का बिजनेस है, अमेरिका का, तो अमेरिका उसके लिए क्या हो गया, पेरेंट कंपनी उसकी जहाँ पे एस्टैब्लिश्ड है, दैट इज इट्स होम कंट्री इज अमेरिका। बट इंडिया में भी वो अपने ऑपरेशंस करते हैं, चाइना में भी वो अपने ऑपरेशंस करते हैं, दूसरी कंट्रीज में भी अपने ऑपरेशंस करते हैं, तो ये सब उनके लिए क्या हो गई, होस्ट कंट्रीज। तो बेसिकली जब आप अपने खुद की जहाँ पे आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है वो आपकी होम कंट्री हो जाती है, और जहाँ पे आप दूसरी कंट्रीज में आके बिजनेस करते हो तो वो आपकी होस्ट कंट्रीज हो जाती हैं। अब इसके फॉर्म्स क्या क्या हो सकते हैं, मतलब किस किस तरीके से अपनी एमएनसी को बना सकते हो। तो जनरली जो एमएनसीज हैं उनका काम इसी तरीके से होगा, होम कंट्री होस्ट कंट्री, बट डिफरेंस आ जाता है उनके शेयर होल्डिंग पैटर्न में कि वो कितने शेयर्स अपने होल्ड कर रहे हैं कंपनी के, उसके बेसिस पर डिफरेंशिएशन किया गया है। तो सबसे पहले आ जाता है ट्रांजैक्शनल कॉर्पोरेशन। ट्रांजैक्शनल कॉर्पोरेशन में लीस्ट या फिर ऑलमोस्ट निल आपके शेयर होल्डिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ होम कंट्री या पेरेंट कंपनी, उसने अपनी सब्सिडरी अलायंस किसके साथ करके या किसी को अपना नाम दे दिया है, बेसिकली वो अपना ट्रेडमार्क दे देते हैं और उस ट्रेडमार्क के कुछ चार्जेस लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने एक ब्रांड बना लिया है, अब उस ब्रांड के मैं आपसे चार्ज ले रहा हूं, लेकिन उस कंट्री में आपको किस तरीके से अपने बिजनेस को रन करना है, आप चाहो मतलब ब्रांड नेम के अलावा आप जो चाहो उसमें चेंज कर सकते हो, बट ऑब्वियसली विद द परमिशन ऑफ पेरेंट कंपनी। तो उसमें थोड़े बहुत रिस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं, बट मोर और लेस जो काम करता है वो होम कंट्री के इसके पास में होता है, क्योंकि इसमें पेरेंट कंपनी जब अपना ट्रांजैक्शनल कॉर्पोरेशन किसी दूसरी कंट्री में खोलती है तो अपने शेयर होल्डिंग्स उस कंट्री में नहीं रखती है, सिर्फ उसके होम कंट्री में ही उसके पास में राइट्स रहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है फॉरेन अफिलिएट। अब फॉरेन अफिलिएट एक स्टेप ऊपर होता है ट्रांजैक्शनल कॉर्पोरेशन से, बिकॉज ट्रांजैक्शनल कॉर्पोरेशन में ऑलमोस्ट आपके पास निल शेयर्स होते हैं, बट अगर आप मूव करोगे फॉरेन अफिलिएट में तो इसमें आपके पास थोड़े बहुत शेयर्स आते हैं। अगेन नॉट मोर देन 50%, मोर देन 50% ना आपको फॉरेन अफिलिएट में मिलते हैं ना ही आपको सब्सिडरी में मिलते हैं। मोर देन 50% आपके जनरली ब्रांच एमएनसीज में ही होते हैं। तो फॉरेन अफिलिएट में भी आपके पास में शेयर होल्डिंग्स थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएंगी, 10 to 20% आपकी शेयर होल्डिंग होंगी, और यहाँ पे आपके पास बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आपके सीट नहीं होगी, मतलब ऑब्वियसली आपके पास एक टेबल होगा उसमें और उसके आपका से होगा, लेकिन आपके पास अल्टीमेट वोटिंग राइट्स नहीं होंगे, मतलब डिसीजन आपके हाथ में नहीं होगा, वो स्टिल जो उनका डिसीजन मेकिंग है वो लाई करेगी इन द हैंड ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री, कि उस कंट्री का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में सबसे ज़्यादा शेयर्स किसके पास है, उसके पास में सबसे ज़्यादा पावर रहेगी, आपकी होम कंट्री का जो ओनर है उसके पास में नहीं रहेगी। नेक्स्ट आता है सब्सिडरी। अब और आगे चलते हैं तो सब्सिडरी एमएनसीज में अप्रॉक्सीमेटली 50% होते हैं, बट यहाँ पे भी आपको मेजॉरिटी नहीं दी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे सब्सिडरी में आपके पास 49 जो मेन कंपनी आपकी जो पेरेंट कंपनी है उसके पास मैक्सिमम 49% ऑफ शेयर होल्डिंग्स हो सकते हैं, शेयर्स हो सकते हैं। 51% जो शेयर्स होंगे वो जनरली आपकी जो होम कंट्री का ओनर है उसके पास होंगे। अब इसमें अगेन वही चीज फायदा या नुकसान हो जाता है एक तरीके से, दोनों इट कैन बी एडवांटेजेस एज वेल एज इट कैन बी डिसएडवांटेजेस, क्योंकि आपका रिस्क इसमें कम हो जाता है, बट एट द सेम टाइम जो डिसीजन मेकिंग की पावर होती है वो भी आपके पास में कंपैरेटिवली कम होती है। ऑब्वियसली एक के पास में 51 है, दूसरी के पास में 49 है, तो आपके पास शेयर होल्डिंग अभी भी काफी सारी है, आप प्रॉफिट मार्जिन में बहुत हाई स्केल पे आ जाओगे, बट स्टिल आप वो अपना जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो अपर मोस्ट सीट है वो आप इसमें लूज कर दोगे। एंड लास्ट आता है ब्रांच, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम होल्डी ओन्ड ब्रांच होती है, जिसमें कि एक पेरेंट कंपनी पूरा का पूरा खुद का पैसा लगा के कंप्लीटली ओन्ड बाय, मतलब 100% शेयर्स मोस्टली इसमें पेरेंट कंपनी के पास ही होते हैं, और फिर वो नई कंट्री में अपनी या फिर किसी होस्ट कंट्री में अपनी कंपनी को स्टार्ट करती है। सो दिस इज जनरली अ ब्रांच। जैसे कि आप डोमेस्टिक में भी यही चीज़ें होती हैं कि आज मान लीजिए कि मेरे पास एक कॉलेज का सेटअप है, एक कॉलेज मैंने एक जगह पे खोला हुआ है, अब मेरे को वही कॉलेज दूसरी सिटी में खोलना है, और वो सिटी का पूरा राइट्स
मैं अपने पास ही रख रहा हूँ, मैं अपने अंडर ही उसके मैनेजमेंट को रख रहा हूँ। तो दोनों चीज़ें, आपका जो स्किल्स पूरा आ जाएगा, जो कि आपका मैनेजरियल स्किल्स हो जाएगा, आपको जो मैनेजरियल पूरे एस्पेक्ट्स होंगे वो पूरे आपके हाथ में होंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपके हाथ में होंगे, किसी की हायरिंग होगी या किसी भी आपको बड़े एम्प्लॉय को, फॉर एग्जाम्पल आपको CEO, CTO, CFO किसी को भी हायर करना है, तो वो अल्टीमेट डिसीजन किसके पास में होगा, आपके पास में होगा। बट आजकल जनरली हम ये चीज़ देखते हैं, स्पेसिफिकली जैसे कंट्रीज लाइक चाइना, अगर किसी पेरेंट कंपनी को अपनी ब्रांच खोलनी है चाइना में, तो चाइना में वो क्योंकि कंप्लीटली ओन नहीं कर सकता है अपनी, मतलब 100% शेयर होल्डर्स उसके शेयर होल्डिंग उसके पास में नहीं होगी, तो वहाँ पे वो लोग जॉइंट वेंचर करते हैं। तो बहुत सारी ऐसे अमेरिकन कंपनीज हैं या फिर जर्मन कंपनीज हैं जिनके अपने हेड ऑफिसेज, हेडक्वार्टर्स तो अमेरिका में ही हैं, बट उनकी एक सब्सिडरी ब्रांच कहाँ पर है, चाइना में। लेकिन चाइना में उन्होंने क्या किया, एक जॉइंट वेंचर के फॉर्म में MNC ओपन करी है। नाउ कमिंग ऑन टू द फीचर्स ऑफ फीचर्स ऑफ मल्टीनेशनल्स या MNCs, सबसे पहले आता है हेडक्वार्टर्स। अब हेडक्वार्टर्स हमेशा आपकी होम कंट्री में ही होंगे जहाँ पे आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है। जैसे कि मैंने प्रीवियस क्लास में ही बताया था कि बहुत सारी शेल कंपनीज होती हैं जो कि अपने होम कंट्री किसको बना लेती हैं, जैसे कंट्रीज लाइक सिंगापुर या फिर दुबई या फिर ऐसे बहुत सारी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं या फिर कुछ यूरोपियन कंट्रीज हैं जो कि आपसे बहुत कम टैक्स लेती हैं, या फिर कुछ ऐसी भी कंट्रीज जो कि टैक्स नहीं लेती हैं। तो ऑब्वियसली जो आपकी कंपनी प्रॉफिट अर्न करेगी उसमें आपको अपना टैक्सेस पे नहीं करना पड़ेंगे, तो ऑब्वियसली आपके मार्जिन इंक्रीज हो जाएंगे, बट उसमें और भी फिर अलग अलग एस्पेक्ट्स रहते हैं, सो वो सारे इनकलकेट हो जाते हैं। तो हमेशा याद रखना कि MNC का हेडक्वार्टर कहाँ होगा, उसकी होम कंट्री में ही होगा। नेक्स्ट है कैपिटल एसेट ओनर, कि आपका कंपनी के, जैसे हमने अभी 4 टाइप्स देखे, चारों में आपका शेयर होल्डिंग पैटर्न अलग होता है, बट जो कैपिटल आप लगाते हो वो मोस्ट ऑफ द टाइम वो कौन लगाएगा, होस्ट कंट्री ही लगाएगी। नेक्स्ट इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। नाउ कमिंग बैक टू दिस, कि आपके जो ऊपर वाले दोनों पार्ट्स हैं, जो ट्रांजैक्शनल कॉर्पोरेशन है और जो फॉरेन अफिलिएट है, इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आपके पास सीट होगी, बट आपके पास में ज़्यादा वोटिंग राइट्स नहीं होंगे। लेकिन सब्सिडरी है, ब्रांच है, तो उसमें क्योंकि आपके पास शेयर ज़्यादा होते हैं तो आपके पास में वोटिंग राइट्स भी ज़्यादा आएंगे। नेक्स्ट इज डुओपोलिस्टिक नेचर, मतलब बेसिकली डुअल नेचर का होता है MNC, जिसमें कि आपके पास मैनेजरियल पावर भी होती है और टेक्नोलॉजिकल भी होती है। जनरली जब कोई कंपनी अपनी दूसरी कंट्री में जाती है तो मैनेजरियल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप क्या टेक्नोलॉजी लेके जा रहे हो। फॉर एग्जांपल अगर कोई साउथ कोरिया की कंपनी, कोई जर्मनी, जापान की कंपनी इंडिया में आ रही है तो अपनी टेक्नोलॉजी हमेशा अपने साथ में लेके आएगी, ऑब्वियसली क्योंकि वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं। हो सकता है वो मैनेजमेंट के लिए वो जो आपकी होम कंट्री, जैसे इस एग्जाम्पल में इंडिया, तो वो मैनेजमेंट उसको दे दे और टेक्नोलॉजी खुद संभाले। बट अगर हम अगेन ब्रांच की बात करेंगे तो ब्रांच में टेक्नोलॉजी और मैनेजरियल दोनों ही पेरेंट कंपनी को देखनी पड़ती है। लास्ट इज कंट्रोल, जैसे कि हम कंट्रोल के बारे में बात कर चुके हैं, यहाँ पे सब में अलग अलग लेवल्स का कंट्रोल होता है ओवर पेरेंट कंपनी, मतलब जितने ज़्यादा शेयर होल्डिंग्स उतना ज़्यादा आपका कंट्रोल उसमें रहेगा। सो आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।